बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था गासेस लॉ के बारे में कि गासेस लॉ क्या होता है या गासेस लॉ कौन सी चीजें बताता है। उसके अंदर हमने 2 किलो सरफेस लिए थे। एक हमने स्फेयर लिया था और चार्ज स्फेयर के सेंटर पे ली थी, और एक आर्बिटरी शेप का हमने किलो सरफेस लिया था जिसके अंदर भी चार्ज जो थी वो रखी हुई थी। तो किलो सरफेस के अंदर हमने गासेस लॉ में पढ़ा है कि गासेस लॉ कहता है किसी भी किलो सरफेस से जो फ्लक्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसमें चार्ज इनक्लोज्ड पे डिपेंड करता है और मीडियम पे डिपेंड करता है। बाकी जो है फ्लक्स साइज पे, शेप पे और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करता। आज हम करेंगे बेटा एप्लीकेशन ऑफ गासेस लॉ। कि गासेस लॉ जो होता है वो क्या कहता है, या गासेस लॉ की गासेस लॉ को अप्लाई कहाँ पे किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा गासेस लॉ की एप्लीकेशन। तो बेटा गासेस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ने से पहले आपको याद होगा हमने जो फ्लक्स का फार्मूला पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि फ्लक्स डेंसिटी जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होती है। ठीक है, इसका मकसद है कि अगर हमें किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है तो हम फ्लक्स के मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया होता है। इसका मतलब है कि फ्लक्स के मेथड को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेयर किया जा सकता है। और आपको ये भी पता है कि गासेस लॉ फ्लक्स के बारे में बताता है, तो आप कहेंगे कि गासेस लॉ को इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ चीज़ों की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो गासेस लॉ जो खुद होता है वो रिलेशन बताता है चार्ज इनक्लोज्ड और फ्लक्स के दरमियान, कि अगर इतनी चार्ज क्लोज करेंगे तो उसका फ्लक्स इतना होगा। जबकि जो गासेस लॉ होता है उसको अप्लाई किया जाता है मुख्तलिफ चार्ज की हुई चीज़ों की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ गासेस लॉ। एप्लीकेशन है गासेस लॉ की। गासेस लॉ क्या बताता है हमें बेटा? गासेस लॉ खुद जो होता है बेटा वो चार्ज और फ्लक्स के बारे में बताता है कि अगर आप इतनी चार्ज क्लोज करोगे तो उसका फ्लक्स इतना होगा। तो आप कह सकते हैं कि गासेस लॉ खुद जो होता है वो हमें रिलेशन बताता है फ्लक्स और चार्ज के दरमियान, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि फ्लक्स जो होता है वो होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, मीन्स चार्ज और फ्लक्स के दरमियान रिलेशन बताता है। अब आपको पता है कि फ्लक्स को इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेयर करते हैं। ठीक है, जैसे एज वी नो दैट
flux density is equal to electric field intensity। जैसे हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो फ्लक्स पर यूनिट एरिया होता है। देयरफॉर फ्लक्स कैन बी यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फ्लक्स के तरीके को इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी जो होती है वो इक्वल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जिस जगह पे हमने फ्लक्स कैलकुलेट करना है उस जगह पे फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, उस जगह पे फ्लक्स कैलकुलेट करके डिवाइडेड बाय एरिया करेंगे तो उस पॉइंट की हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर इस पॉइंट P पे मैं देखना चाहूँ कि ये चार्ज Q है और मैं इस पॉइंट P पे देखना चाहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, तो बेटा मैं क्या करूँगा कि जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है वहां पे मैं एक एरिया रखूंगा। ये हमारे पास हो जाएगी डेल्टा एरिया, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि इस एरिया से फ्लक्स कितना गुजरता है। फ्लक्स पर यूनिट एरिया अगर हम करेंगे तो इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। मैंने आपको ये भी कहा था कि ये सेकंड मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने का। इससे पहले हम एक मेथड पढ़ के आए हैं जो टेस्ट चार्ज का होता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है उस जगह पे हम टेस्ट चार्ज रखेंगे और टेस्ट चार्ज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन जाएगी। अब हम करते हैं बेटा इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ चार्ज्ड स्फीयर। सपोज करें हमारे पास एक चार्ज स्फीयर है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखनी है कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। एक स्फीयर है, उस स्फीयर को हम चार्ज करते हैं और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करें बेटा कि ये हमारे पास एक स्फीयर है। इस स्फीयर को अगर हम चार्ज करते हैं तो आपको पता है जो चार्ज होती है वो हमेशा रहती है सरफेस ऑफ द स्फीयर पे। इस तरह से हमने इसको चार्ज किया है। अब हम देखेंगे ये इसका सेंटर है। अब हम देखेंगे कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। सपोज करें मैं एक लाइन बनाता हूं इस तरह से, एक लाइन है, इसके ऊपर सपोज करें एक पॉइंट P है, वहां पे मैं देखना चाहता हूं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। और एक पॉइंट Q है, वहां पे मैं देखना चाहता हूं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है।
एक पॉइंट आर है जिसके ऊपर मैं चेक करना चाहता हूँ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तीन जगहों पे मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा कि स्फेयर है, स्फेयर को हमने चार्ज किया है। अब हम देखना चाहते हैं कि इस स्फेयर की इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर पॉइंट पी पे कितनी है, इसके सरफेस पे कितनी है और इसके अंदर कितनी है। तीन पॉइंट्स पे हम देखना चाहते हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले हम करते हैं ई एट पॉइंट पी आउटसाइड स्फेयर। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे कितनी है। देखें बेटा, सपोज करें ये स्फेयर है, इसको हमने इस तरह से चार्ज दी हुई है। ठीक है, अब एक पॉइंट पी है जो मैं ये बनाता हूं, पॉइंट पी आउटसाइड स्फेयर में बनाता हूं बेटा। ये पॉइंट पी है, ये आउटसाइड स्फेयर है। अब इस पॉइंट पी जो डिस्टेंस हम लेते हैं बेटा, डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेते हैं। ये याद रखिएगा कि पॉइंट पी आउटसाइड होती है तो उसका डिस्टेंस हम सरफेस से नहीं लेते, डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेते हैं। अब हम देखेंगे कि पॉइंट पी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और हम यूज करेंगे गासिस लॉ। गासिस लॉ को यूज करके हम देखना चाहते हैं कि इस पॉइंट पी पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। बेटा गासिस लॉ कहता है कि जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है उस पॉइंट पे आप गाजियन सरफेस बनाए। ठीक है, गासिस लॉ के अंदर हमने देखा था कि चार्ज को हमने क्लोज्ड सरफेस के अंदर बंद किया था। अब हमारे पास चार्ज कौन सी है, स्फेयर है, तो हम स्फेयर को किसके अंदर बंद करेंगे, क्लोज्ड सरफेस के अंदर बंद करेंगे। क्योंकि गासिस लॉ अप्लाई तब किया जाता है जब किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज इनक्लोज्ड होती है। अगर हम देखते हैं तो ये जो स्फेयर है इसके अंदर हम एक इसको गाजियन सरफेस के अंदर हम बंद करेंगे। ठीक है, अब मैं गाजियन सरफेस बनाता हूं यहाँ पे। बेटा ये होगा गाजियन सरफेस। याद रखिएगा गाजियन सरफेस हमेशा ऐसा बनाया जाता है जिसका जो हमेशा उस पॉइंट से गुजरे जिस पॉइंट पे हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है। हमें पॉइंट पी के ऊपर फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो हमें गाजियन सरफेस ऐसा बनाना है जो पॉइंट पी से गुजरे। क्योंकि गाजियन सरफेस को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो गाजियन सरफेस को हमेशा उस पॉइंट से गुजरना चाहिए जिस पॉइंट पे हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमने गाजियन सरफेस लिया है ये स्फेयर लिया है, क्योंकि स्फेयर का गाजियन सरफेस स्फेयर ही लेते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है, आप इसके लिए कोई भी गाजियन सरफेस ले सकते हैं। लेकिन अगर आप गाजियन सरफेस स्फेयर के सिवा लेंगे तो उसके अंदर आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो मुश्किल होगी। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए अगर स्फेयर है तो उसका गाजियन सरफेस भी स्फेयर लिया जाता है, और जो गाजियन सरफेस वाला स्फेयर होता है उसका हमेशा रेडियस उतना ही होता है जितना डिस्टेंस पॉइंट पी का होता है। तो हमने क्या किया बेटा, पॉइंट पी पे एक गाजियन स्फेयर बनाया है
अब जब हमने पॉइंट पी पे एक गाजियन सरफेस बनाया है तो ये पूरा स्फीयर उसके अंदर बंद हो गया। मीन्स इस स्फीयर के ऊपर जितनी भी चार्ज है उसको हम कहेंगे चार्ज इनक्लोज्ड। तो पहला स्टेप कौन सा हुआ कि जब हम किसी भी चार्ज की चार्ज की हुई बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पे हम कैलकुलेट करेंगे एक गाजियन सरफेस बनाएंगे जो उस पॉइंट से गुजरेगा। गाजियन सरफेस का रेडियस और पॉइंट पी का डिस्टेंस सेम होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि गाजेस लॉ कहता है कि अगर किसी भी चार्ज को आप किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर रखते हो तो पॉइंट पी पे जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। गॉसेस लॉ कहता है कि आपने इस स्फीयर को गाजियन सरफेस के अंदर लिया है तो इस पूरे गाजियन सरफेस से फ्लक्स कितना हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। हमें यह भी पता है कि अगर हम ये फार्मूला इस्तेमाल करें और यहाँ पे एक प्लेन एरिया रखें, अगर हम प्लेन एरिया रखेंगे तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा ई डेल्टा 1। हमारे पास फ्लक्स को कैलकुलेट करने के दो तरीके। अगर हम पॉइंट पी पे गा, गाजियन सरफेस बना के फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर आप कोई भी प्लेन एरिया रखोगे तो वहां पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई डेल्टा ए के बराबर होगा। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो प्लेन एरिया है इसकी एरिया और गाजियन सरफेस की एरिया बराबर होनी चाहिए। अब आपको पता है दोनों साइड पे फ्लक्स है तो हम करेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई डेल्टा ए इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। आप कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू अपान डेल्टा ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। अभी मैंने आपको कहा है बेटा कि डेल्टा ए उतना ही रखना है जितना एरिया ऑफ द स्फीयर है। देयरफॉर एरिया ऑफ द स्फीयर के बारे में आप करोगे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आउटसाइड द स्फीयर पॉइंट पी पे। और ये फार्मूला हम पहले ही पढ़ चुके। इसका मतलब ये हुआ कि जो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है स्फीयर के लिए। अगर स्फीयर के आउटसाइड देखेंगे तो भी के क्यू अपान आर स्क्वायर होगा। अगर आइसोलेटेड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो भी के क्यू अपान आर स्क्वायर होगा। इसका मकसद क्या हुआ, इसका मकसद ये हुआ बेटा, इसका कंक्लूजन ये हुआ कि आइसोलेटेड के चार्ज स्फीयर बेटा, चार्ज्ड स्फीयर behaves like isolated point charge। आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज जो होती है बेटा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप कह सकते हैं बेटा कि जो है के क्यू अपान आर स्क्वायर होती है और स्फीयर की भी के क्यू अपान आर स्क्वायर होती है। मीन्स कोई भी स्फीयर है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज बनती है इस तरह से, क्योंकि फार्मूला कहता है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू अपान
और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो स्फेयर होता है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे चार्ज जो है वो पॉइंट चार्ज की होती है। इसका मकसद है अगर आप चार्ज 1 कूलम इस स्फेयर के सरफेस पे दें या आप इस स्फेयर के सेंटर पे रखें, दोनों कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। ठीक है, अब इसका आगे हम करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड at point Q on the surface of sphere। ठीक है बेटा, अगर चार्ज को हम सरफेस पे रख लेते हैं, सपोज करें ये स्फेयर है, अब हम पॉइंट P को सरफेस पे रख लेते हैं, इसके ऊपर हमने चार्ज दी हुई है और हमने पॉइंट Q कहाँ पे कंसीडर की हुई है, पॉइंट Q कंसीडर की हुई है ऑन द सरफेस ऑफ स्फेयर। एक बात याद रखिएगा बेटा कि ऐसी पॉइंट जो सरफेस के स्फेयर पे होती है वो पॉइंट आउटसाइड स्फेयर ही मानी जाती है। जैसे अगर आप दीवार के ऊपर कोई निशान बनाओगे तो वो दीवार के अंदर नहीं माना जाएगा, दीवार से बाहर ही माना जाएगा। तो ये पॉइंट क्यू जो सरफेस ऑफ द स्फेयर पे है, ये इनसाइड नहीं मानी जाती, ये हमेशा आउटसाइड मानी जाती है। और इस पॉइंट क्यू का डिस्टेंस वही है जो रेडियस ऑफ द स्फेयर है। ठीक है, अब अगर ये पॉइंट क्यू ऑन सरफेस ऑफ स्फेयर is considered outside sphere, और आउटसाइड स्फेयर हम पढ़ के आए हैं कि आउटसाइड स्फेयर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू अपान आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी के क्यू अपान ए स्क्वायर। अब आपको पता है कि सरफेस ऑफ द स्फेयर के ऊपर हम चार्ज डेंसिटी लेते हैं, सरफेस के ऊपर चार्ज फैली हुई होती है। अगर इसके ऊपर ज्यादा चार्ज देंगे तो इसकी डेंसिटी ज्यादा मानी जाएगी, तो चार्ज डेंसिटी हम करेंगे यहाँ। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती है, ये चार्ज पर यूनिट एरिया होती है कि किसी भी सरफेस पे कितनी चार्ज डेंसिटी है वो क्यू अपान ए। अगर आप इसको 1 कूलम चार्ज दोगे तो इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी कम होगी, अगर आप 2 कूलम दोगे तो इसके अंदर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। रखें, चार्ज डेंसिटी सिर्फ सरफेस पे कंसीडर की जाती है क्योंकि चार्ज हमेशा सरफेस पे ली जाती है। इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपान आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा, एरिया हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ पे आर है ए के बराबर, देयर फॉर सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
आप कर सकते हैं बेटा इंटू ए स्क्वायर, बेटा आर ए के ए गया ए में 4 पाई 4 पे इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो आप कहोगे बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन चार्ज डेंसिटी। आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर डिपेंड्स चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं सरफेस ऑफ स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी पे। अब तीसरी पॉइंट पे करते हैं E at point R inside the sphere। बेटा अगर स्फीयर के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो कितनी होगी? पास स्फीयर है, इसको हमने चार्ज दी और पॉइंट पी जो होती है, सॉरी आर, पॉइंट आर को हम अंदर रखते हैं बेटा, पॉइंट आर, और इसका डिस्टेंस जो होता है वो लेस देन रेडियस होता है कि ये चार्ज अंदर है। अब अगर इस पॉइंट आर पे हम बनाएंगे तो आर के ऊपर हम गाजियन सरफेस बनाएंगे इस तरह से, और गाजियन सरफेस इसके अंदर बनेगा, गाजियन सरफेस इसके अंदर बनेगा तो नो चार्ज इज इनक्लोज्ड। क्योंकि बेटा इस गाजियन सरफेस के अंदर इसका गाजियन सरफेस इस तरह से बनता है बेटा, इसके अंदर भी स्फीयर बंद होता है, आउटसाइड में भी स्फीयर अंदर बंद होता है, लेकिन जब पॉइंट अंदर आ जाती है तो गाजियन सरफेस अंदर होता है, चार्ज बाहर आती है। तो आप कहोगे कि फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्योंकि इनसाइड जो होती है वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। बेटा आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि जब हम इस तरह से करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, एक्सप्लेन कल करूंगा कि नोट इनसाइड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इज इक्वल टू जीरो, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। इसका क्या मतलब होता है कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल आगे डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब